सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो हमें टॉपिक लेना है वो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित, यानी कि मानव जनन से संबंधित। मानव जनन जो इस वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब मनुष्य में जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब होता है, तो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन कौन से चरण होते हैं, जिन चरणों को पूरा करने के बाद एक शिशु का जन्म होता है या जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए, उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अगर हमसे एक लाइन में डिफाइन करने को कहा जाए तो वो क्या होगा। सबसे पहली चीज, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, जनन किसे कहते हैं कि हम ये जानते तो हैं, ये मनुष्य से संबंधित अगर हम जनन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछला जो हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि जो पुष्पी पादप हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें किस तरीके से जनन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। तो जनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। ठीक है, जनन क्या है? एक प्रकार की जैविक क्रिया है, और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। जीव क्या करेगा? अपने जैसी संतान को उत्पन्न करेगा। संतान, ठीक है। अब देखिए, अपने जैसी संतान से मतलब क्या हुआ। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े का जो शिशु होगा वो घोड़ा ही होगा, मनुष्य का शिशु जो होगा वो मनुष्य ही होगा। तो हर जीव की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न करे। अब ये ऐसा क्यों करता है? अपने जैसी संतान क्यों उत्पन्न करता है? देखिए, जो ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर निरंतर एक संघर्ष चलता रहता है जातियों के बीच में, और जो जाति अपने आप को सिद्ध कर पाती है वो जाति जीवित रहती है। अब यहाँ पर भी ये क्या होता है कि जो ये जनन की प्रक्रिया है, ये एक तरीके से जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। ठीक है, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। समझ में आ गई बात? तो जनन क्या है? एक जैविक क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। यहाँ हम मनुष्य पढ़ रहे हैं तो इसलिए मनुष्य मैंने कहा, नहीं तो कोई भी जीव, चाहे आप गाय का उदाहरण ले लीजिए या किसी भी जंतु का आप उदाहरण ले लीजिए, वो अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है। तो फिलहाल फिर वही रिपीट कर रही हूँ, मानव की बात कर रहे हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जीव जाति का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, अब बात फिर करते हैं। जो मनुष्य है या मानव है, ये क्या है? एक लिंगी है। अब एक लिंगी और द्विलिंगी हमने पढ़े थे पादपों के संदर्भ में। यहाँ पर भी एक लिंगी और द्विलिंगी का वही अर्थ है, यानी हर प्राणी में, हर मनुष्य में या तो फीमेल ऑर्गन होगा या मेल ऑर्गन होगा। ठीक है, या तो मादा जनन अंग होंगे या नर जनन अंग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों प्रकार के जनन अंग किसी एक में ही पाए जाएं, यानी कि उभयलिंगी नहीं होगा। मनुष्य क्या है? एक लिंगी है। ठीक, अब इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो मनुष्य है उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, और ये क्लियर कट है कि उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? पहली जो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप स्पष्ट कीजिए, तो पहली चीज देखिए, जो मेल होता है यानी कि जो नर होता है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव पोर होता है वो होता है पेनिस। ठीक है, यानी कि यूरिन जहां से पास होता है या मूत्र जनन अंग जो छिद्र जो होता है वो होता है पेनिस। ठीक है, और जबकि फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में पेनिस नहीं होता है। ठीक है, तो द्विलिंगी रूपता के आधार पर हम समझ रहे हैं ये मेल में पेनिस है और फीमेल में नहीं होता है। दूसरी चीज, नर में क्या होते हैं, यानी कि मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, जिसे कहा जाता है वृषण।
वृषण कहाँ मिलते हैं? उदर गुहा से बाहर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही है, आगे डिटेल करेंगे कि जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर ही क्यों मिलते हैं। अब उदर गुहा से बाहर होते हैं लेकिन वृषण है तो वहां पर क्या होते हैं? वृषण कोश भी होते हैं, यानी कि टेस्टिस सैक होते हैं। फिर फीमेल की बात करें तो फीमेल में वृषण नहीं होते हैं। ठीक, फीमेल में वृषण नहीं होते हैं। तीसरी बात करते हैं, जो फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में जो मूत्र जनन छिद्र होता है वो एक ग्रूव के दरार के रूप में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, यहां जैसे पेनिस था तो यहाँ पेनिस नहीं होगा, यहां पर क्या होता है, एक दरार के रूप में होता है जिसको बोला जाता है वल्वा। जिसको क्या बोला जाता है? वल्वा। वल्वा नर में अनुपस्थित होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं यानी कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं फीमेल में, लेकिन मेल में इस तरीके से स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं। यानी कि शिशु को स्तनपान कौन कराती है? फीमेल कराती है, और मेल में स्तन ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए मेल क्या करता है? स्तनपान नहीं कराता। तो ये 4 कैरेक्टर हैं जिसमें 2-2 के बेस पर आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, इसको आप स्पष्ट कीजिए, कैसे बताएंगे? ठीक है। अब देखिए क्या है, जो मनुष्य है वो कैसा है। हमने 2 तरीके के प्राणी पढ़े थे, एक अंड प्रजक पढ़े थे और एक सजीव प्रजक पढ़े थे, ओविपेरस और विविपेरस। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका? विविपेरस। विविपेरस मतलब मनुष्य सजीव प्रजक है, मनुष्य अंडे नहीं देता है, मनुष्य शिशु को ही जन्म देता है। लेकिन जो एक शिशु के जन्म से पूर्व कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही शिशु का जन्म होता है। तो ये जो शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया है ये पूरी जनन प्रक्रिया कही जाती है, और इसी जनन प्रक्रिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस जनन प्रक्रिया को समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं जिनके बारे में बाद में डिटेल बार बार नहीं हो पाएगी, तो इन चीजों को समझना जरूरी है। अब इससे संबंधित जो कुछ मेन स्टेप्स हैं, मुख्य चरण हैं, उनकी बात करते हैं। वो कौन से मेन स्टेप हैं? सबसे पहले आता है आपका युग्मक जनन। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये इसी क्रम में होता है, और कई बार ये पजल्ड लिखा हुआ आता है और इसको क्रम में लिखना पड़ता है कि इसको आप सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो क्रम को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला आपका क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मक। युग्मक हमने अभी पढ़ा कि मेल और फीमेल मनुष्य में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। जब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी सेपरेट होते हैं। तो मेल में क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, और फीमेल में होता है अंडाणु का निर्माण, ठीक, जिसे एग या ओवा कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रोसेस ही क्या कही जाती है? युग्मक जनन। आ गई बात समझ? नर में क्या होगा? शुक्राणु बनेगा, और मादा में क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। तो शुक्राणु और अंडाणु के बनने की जो ये प्रक्रिया है यही होती है युग्मक जनन। हमने शुक्राणु और अंडाणु के बारे में पढ़ा भी है कि जो अंडाणु होता है वो एक होता है, शुक्राणु बहुत अधिक संख्या में होते हैं और बहुत कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही डेड हो जाते हैं। कुछ ही सेलेक्टेड होते हैं जो अंडाणु तक पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है इसमें वीर्यसेचन। दूसरी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है वीर्यसेचन, जिसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा? जो मेल है, मेल अपने गैमीट्स को, गैमीट क्या हो गए? शुक्राणु। तो मेल अपने गैमीट को यानी कि शुक्राणुओं को मादा के जनन भाग में, जनन मार्ग में क्या कर देगा? उसको स्थानांतरित कर देगा।
तो दूसरी ये प्रक्रिया शुक्राणुओं का मादा के जनन भाग में स्थानांतरण, जनन मार्ग में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है, जो कि युग्मक जनन के बाद की दूसरी प्रक्रिया है। अब अगली बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। क्या होगा फर्टिलाइजेशन? 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं इस चीज को हम, 2-3 दिन क्या ज्यादा ही हो गया। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमीट हैं, जो नर और मादा युग्मक हैं, उनके केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे और यही क्या कहलाएगा, यानी कि केंद्रकों का जुड़ना या केंद्रकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन। आगे बात समझ। अब जब दोनों जुड़ गए, हमने पढ़ा है जब गैमीट जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वो जाइगोट बनाते हैं, युग्मक संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो अगली जो इसमें प्रक्रिया होगी, 3 पढ़ी, चौथी प्रक्रिया जो इसमें होगी वो होगी युग्मनज। वो क्या होगी? युग्मनज, यानी कि जाइगोट निर्माण की प्रक्रिया होगा अगला पद। कब होगा? जब निषेचन होगा। निषेचन यानी कि जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट है आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूज होने के बाद एक जो अलग संरचना बनती है उसको बोला जाता है युग्मनज। ठीक है, और ये जो युग्मनज बनता है ये किस प्रवृत्ति का होता है? ये होता है डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित होता है। ठीक, अब अगला पद क्या होगा इसमें? अगला पद होगा इसमें विदलन। विदलन यानी क्लीवेज। क्लीवेज के अंतर्गत क्या होगा? जो ये जाइगोट बना है, तो जाइगोट में होने वाले क्या होंगे? अब ये क्या नाम है इसका? जाइगोट बन गया, आगे डिवीजन तो कंप्लीट होगा। तो ये डिवीजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन को ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? क्लीवेज कहा जा रहा है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा है वो कितने पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है? 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। और इस विदलन के बाद जो जाइगोट होता है वो जाइगोट कुछ अवस्थाओं से जाता है। इन अवस्थाओं के क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। पहली अवस्था आती है इसमें मोरूला, दूसरी आती है इसमें कोरकपुटी। कोरकपुटी, कोरकपुटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ऐसे लिख दे रही हूं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इसके बाद आती है गैस्ट्रूला। ये 3 अवस्थाएं क्या आती हैं? जब यहाँ पर क्लीवेज बनता है, तो क्लीवेज मतलब जब वो यहाँ पर डिवाइड हो गया है, तो डिवाइड होने के बाद जो पहली अवस्था होती है वो होती है मोरूला, यानी कि जो पहली अलग तरीके की अवस्था जब विभाजन होता है वो मोरूला होती है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होती है और उसके बाद होती है गैस्ट्रूला। तो इन 3 अवस्थाओं का क्रम भी ध्यान में रखिएगा। ये हुआ हमारा 5वां पद। अगला पद इसके अंतर्गत आता है, वो आता है अंतररोपण। वो आता है अंतररोपण, यानी कि इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो एम्ब्रियो है यानी जो भ्रूण है, उस भ्रूण का कहां पर जाना? गर्भाशय की जो अंदर वाली दीवार होती है उस अंदर वाली दीवार से चिपकना। तो भ्रूण का गर्भाशय की अंदर, अभी ये प्रक्रियाएं हो गई। अब ये क्या करेगा? जो गर्भाशय है उस यानी कि यूट्रस है, उससे क्या करेगा? अंदर वाली दीवार पर ये चिपक जाएगा। जब ये अंदर वाली दीवार पर चिपकता है, यही प्रक्रिया को कहा जाता है अंतररोपण, यानी कि इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो विदलन हुआ, अलग अलग अवस्थाएं बनी, फिर अंतररोपण यहां पर हुआ। अब गर्भाशय में चला गया है। गर्भाशय में जाने के बाद क्या होगा? गर्भावधि जिसे बोला जाएगा, चलिए गर्भावधि लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या होगा? गर्भावधि जिसे बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक, ये क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन है, कब तक की अवधि होती है? ये होती है फर्टिलाइजेशन से लेकर कहां तक? जो प्रसव वाली अवस्था होती है वहां तक। प्रसव को बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है,
तो यहां से यहां तक की जो अवधि होती है ये कही जाती है गर्भावधि। जैसे मनुष्य में कितनी होती है, 270 दिन की होती है, अलग अलग में अलग अलग होती है, मीन्स अलग अलग जीवों की गर्भावधि अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, अगर दिनों के हिसाब से कहें तो 270 दिन की होती है और महीनों के हिसाब से कहें तो 9 माह की होती है। तो ये इसका क्रम है। अब जब ये पूरा टाइम हो जाता है, यानी कि जब ये भ्रूण का जो विकास होना होता है शरीर के अंदर, वो पूरे तरीके से भ्रूण विकसित हो जाता है, तो अगला पद आता है यहाँ पर पोस्चुरेशन का, यानी कि प्रसव का। ठीक है, प्रसव कौन सी प्रक्रिया होती है, बच्चे के जन्म से संबंधित प्रक्रिया। अगर इसे एक लाइन में आपसे कहा जाए तो बच्चे के जन्म से संबंधित प्रक्रिया कही जाती है प्रसव, संबंधित प्रक्रिया। ठीक है, तो मनुष्य में जो मेल है अपनी पूरी लाइफ में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, लेकिन फीमेल में अंडाणु पूरे लाइफ टाइम तक नहीं बनते हैं। उसमें सिर्फ 50 इयर्स की एज का जो आकलन है उसके हिसाब से, हालांकि अंडाणु बनने की प्रक्रिया पर इन्वायरमेंटल प्रभाव भी पड़ता है और इस इन्वायरमेंटल प्रभाव से भी अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है कि 50 वर्ष की अवधि तक यहाँ पर क्या होता है, अंडाणु बनते हैं और 50 वर्ष की आयु में ये अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम डिटेल पढ़ेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको, यानी कि नर जनन तंत्र है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।